Hello everyone, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Zoology, LBS Government College, Kotputli. Today we will study about physiology of respiratory system. श्वसन तंत्र की कारिकी के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। रेस्पायरेशन क्या है? द टर्म रेस्पायरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी सेल्स एंड द इन्वायरमेंट। वातावरण और बॉडी सेल्स के बीच में गैसेज का एक्सचेंज रेस्पायरेशन कहलाता है। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीथिंग यानी कि श्वसन क्या है? दिस इज मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। फेफड़ों में जब वातावरण से वायु का आदान प्रदान होता है, वायु अंदर आना और बाहर निकलना, यह प्रोसेस ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दिस टेक्स प्लेस इन द लंग्स। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन तब कहलाता है जब वायुमंडल से गैस का, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स, जब वातावरणीय गैस का लंग्स से आदान प्रदान होता है तो यह एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है। और जब गैसेज का टिश्यू लेवल पे आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, तो यह इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाता है। रेस्पायरेटरी इवेंट्स में हम क्या क्या शामिल करते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एंड इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, वातावरण और लंग्स के बीच में गैसों का आदान प्रदान पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। लंग्स में उपस्थित एल्वियोलाई एंड फुफ्फुसीय कैपिलरीज के मध्य, ब्लड के मध्य जो गैसेज का आदान प्रदान होता है वह एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है। एंड लास्ट इज द इंटरनल रेस्पायरेशन, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन सिस्टेमेटिक कैपिलरीज एंड द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पर सेल्स में जब सिस्टेमेटिक कैपिलरी से गैस का आदान प्रदान होता है तो यह इंटरनल रेस्पायरेशन कहलाता है। अब आते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन में कौन कौन सी फेजेज आती हैं। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। इंस्पायरेशन मीन्स गैस का फेफड़ों में, लंग्स में अंदर लिया जाना। इट इज़ ए वेरी एक्टिव प्रोसेस दैट रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी। यह एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स एंड फ्लटरिंग। इस प्रोसेस के दौरान जो डायफ्राम है वह कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और नीचे की तरफ मूव करता है, और इसकी जो नेचुरल डोम शेप होती है उससे से हटकर ये फ्लैट शेप में आ जाता है। एंड एक्सपायरेशन, और इसे एक्सहेलेशन भी कहते हैं, मतलब वायु का लंग्स के द्वारा वापस वायुमंडल में छोड़ा जाना। इट इज़ ए पेसिव प्रोसेस। यह एक पेसिव प्रोसेस है जिसमें किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ द रिकॉइल प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम एंड जो लंग्स एंड एल्वियोलाइज की जो फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं, उनकी रिकॉइल प्रॉपर्टीज़ की वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये वापस अपनी मूल अवस्था में आते हैं। इस वजह से यह प्रोसेस होता है। दिस टू प्रोसेस आर हैपन्स व्हेन फ्रेनिक नर्व्स स्टिमुलेट। इस प्रक्रिया के दौरान जो फ्रेनिक नर्व्स हैं वह स्टिमुलेशन प्रदान करती हैं, अर्थात पल्मोनरी वेंटिलेशन में नर्वस कंट्रोल फ्रेनिक नर्व्स के द्वारा होता है। अब देखते हैं ब्रीथिंग क्या प्रोसेस है। ब्रीथिंग यानी कि श्वसन। ब्रीथिंग सप्लाइज ऑक्सीजन टू द एल्वियोलाई एंड एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो है वह वातावरण से लंग्स में एल्वियोलाई तक सप्लाई की जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस वातावरण में छोड़ दी जाती है। ब्रीथिंग में कौन सी मसल्स काम में आती हैं? एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब निश्वसन यानी कि श्वास अंदर लिया जाता है उस दौरान मस्कुलर एक्टिविटी होती है, पार्टली जो कि वॉलेंट्री एंड पार्टली इनवॉलेंट्री होती है।
जो मेन मसल्स हैं इसमें इस दौरान ब्रीथिंग की, वह है इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दो प्रकार की होती हैं, और डायफ्राम, ये जो मसल्स हैं ये इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट और डीप ब्रीथिंग, जब डीप ब्रीथिंग होती है या ब्रीथिंग में कोई डिफ़िकल्टी होती है, उस दौरान इनके अलावा नेक की मसल्स, शोल्डर्स एंड एब्डोमेन की मसल्स भी जो है वह हेल्प करती हैं। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, ब्रीथिंग इज कॉल्ड इनहेलेशन। ईच इनहेलेशन द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज इक्वल टू द एयर प्रेशर। जब इनहेलेशन होता है तो उस दौरान जो वातावरण में जो एयर का जो प्रेशर होता है वही लंग्स में उसके बराबर, एटमॉस्फेयर के बराबर ही लंग्स में एयर का प्रेशर होता है, जो कि लगभग 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स द प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलाई मस्ट बिकम लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर या लंग्स में जो प्रेशर होता है उसकी तुलना में एल्वियोलाई में एयर का प्रेशर कम होता है, जिस वजह से एयर जो है वह वातावरण के बाद में लंग्स से होती हुई एल्वियोलाई में प्रवेश कर जाती है। एक्सहेलेशन क्या है? ब्रीथिंग आउट और एक्सहेलेशन, सांस बाहर छोड़ा जाना, ब्रीथिंग आउट जिसे एक्सहेलेशन भी कहते हैं, स्टार्ट्स व्हेन द इंस्पायरेटरी मसल्स रिलैक्स। जब इंस्पायरेटरी मसल्स एक बार इंस्पायरेशन हो जाता है उसके बाद में इंस्पायरेटरी मसल्स रिलैक्स होती हैं, उसकी वजह से एक्सहेलेशन हो जाता है। एज द डायफ्राम रिलैक्सेस, इस दौरान डायफ्राम रिलैक्स होता है और वापस अपनी डोम शेप में आ जाता है। इट इज़ ए पेसिव प्रोसेस, यह एक पेसिव प्रोसेस है क्योंकि इस दौरान मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आर इन्वॉल्व, किसी भी प्रकार का मसल कॉन्ट्रैक्शन इस दौरान नहीं होता है। एक्सहेलेशन रिजल्ट फ्रॉम इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द चेस्ट वॉल एंड लंग्स और चेस्ट वॉल का जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो वापस रिकॉइल की पोजीशन में आते हैं, इस वजह से एक्सहेलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब वातावरण से लंग्स में एयर इंटर होती है तो उसके जो वॉल्यूम्स हैं उनको डिसाइड किया गया है और उनको अलग अलग नाम दिया गया है। वह वॉल्यूम्स हम लंग वॉल्यूम्स के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे पहला है मिनट वॉल्यूम वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन क्या होता है कि एक मिनट में जो है 12 ब्रीथ्स होती हैं, यानी कि 12 ब्रीथ्स पर मिनट संपन्न होती हैं, और एक ब्रीथ के दौरान 500 ml एयर जो है वह लंग्स में इनहेल की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 6 लीटर्स पर मिनट एयर जो है वह लंग्स में इनहेल की जाती है। इसे टोटल लंग कैपेसिटी भी कहते हैं, मिनट वेंटिलेशन कहलाता है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? इट इज़ अ वॉल्यूम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान, दोनों ही प्रोसेस के दौरान जब साथ में कुछ एयर का वॉल्यूम जो है वह लिया जाता है, जो कि टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, जिसकी क्वांटिटी फिक्स होती है 500 ml, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। यह वह वॉल्यूम है जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान साथ में, ईच ब्रीथिंग के दौरान साथ में लिया जाता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड ओवर द इंस्पायरेशन ऑफ ए टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेशन के दौरान टाइडल वॉल्यूम के अतिरिक्त जब मैक्सिमम वॉल्यूम जो इंस्पायरेशन किया जाता है वह इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, जो कि मेल में 3100 ml और फीमेल में 1900 ml होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ ए टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम के एक्सपायरेशन के बाद में जो मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का एक्सपायर्ड किया जाता है वह एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है, जो कि मेल में लगभग 1200 ml एंड फीमेल में 700 ml के करीब होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम, इट इज़ अ वॉल्यूम दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम एक्सपायरेशन। मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद भी जो लंग्स में जो वॉल्यूम्स, एयर का जो वॉल्यूम्स रह जाता है वह रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है, जो कि 1200 ml मेल में होता है एंड 1100 ml फीमेल में होता है।
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम का जो सम है वह इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहलाता है, जो कि 3600 ml मेल्स में एंड 2400 ml इन फीमेल्स पाया जाता है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज द सम ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हम जानते हैं कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml होता है एंड रेसिडुअल वॉल्यूम भी 1200 ml होता है। इस प्रकार 2400 ml मेल्स में फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है। वाइटल कैपेसिटी इज द सम ऑफ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो सम है वह वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। लंग्स की वाइटल कैपेसिटी इट इज़ ए इम्पोर्टेंट, जो कि लगभग 4800 ml मेल्स में होती है एंड 3100 ml फीमेल्स में होती है। टोटल लंग कैपेसिटी अगर देखें तो इट इज़ द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ लाइक वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम का सम होता है, जो कि लगभग 6000 ml मेल्स में एंड 4200 ml फीमेल्स में होता है। ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें सारे वॉल्यूम्स को दिखाया गया है। टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml होता है, इसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 3100 ml होता है एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो है 1200 ml होता है। और इधर आपको सारी ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इनकी सबकी मात्राएं दर्शाई गई हैं। अब रेस्पायरेशन की फिजियोलॉजी देखें तो 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीथिंग, जो कि अभी हम देख चुके हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल रेस्पायरेशन एंड इंटरनल रेस्पायरेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन हमने देखा था कि वातावरण से फेफड़ों तक, लंग्स तक एयर्स का इनफ्लो एंड आउटफ्लो पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीथिंग कहलाता है। जबकि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज, एंड इंटरनल रेस्पायरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड इन सिस्टमेटिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और पल्मोनरी गैस एक्सचेंज क्या है? इट इज़ द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द एल्वियोलाई of the lungs to blood in the pulmonary capillaries and the diffusion of carbon dioxide in the opposite direction. External respiration in the lungs converts deoxygenated blood coming from the right side of the heart into oxygenated blood. जबकि internal respiration, the left ventricle pumps oxygenated blood into the aorta and through the systematic arteries to systematic capillaries. The exchange of oxygen and carbon dioxide between systematic capillaries and tissue cells is called internal respiration, और इसका अदर नेम है systemic gas exchange. एल्वियोलर लंग्स के जो एल्वियोलाई से पल्मोनरी कैपिलरीज में जो ब्लड है उनके बीच में गैस का एक्सचेंज जो है वो एक तरीके से एयर का जो प्रेशर है उसकी वजह से ही होता है। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, उसमें से जो 21% इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एटमॉस्फेयर में होता है। यहाँ से जब यह अंदर लंग्स में आता है तो लंग्स में जो है इसका प्रेशर जो है 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और यहाँ से जब यह एल्वियोलाई में आता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो यह लगभग 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। जबकि जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं उनमें जो टिश्यू से जो ऑक्सीजन आती है तो उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 मिलीमीटर ऑफ
मरकरी होता है। तो इस वजह से यहाँ से जो ऑक्सीजन है वह इजीली पल्मोनरी कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाती है, और जब यह एंड कैपिलरीज में जाती है तो यहाँ भी इसका पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है। इसके अपोजिट हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, जबकि टिश्यू से जो पल्मोनरी वेन्स जो आती हैं और उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो 47 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इस वजह से, इस डिफरेंस की वजह से इजीली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह एल्वियोलाई में यहाँ डिफ्यूज़ हो जाती है। इस तरीके से एल्वियोलाई में एंड पल्मोनरी कैपिलरीज में गैस का मोस्टली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। रेस्पायरेशन की जो मैकेनिज्म है इसका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है बॉडी में, दो मैकेनिज्म पाई जाती हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। देयर फर्स्ट इज नर्वस रेगुलेशन एंड सेकंड इज केमिकल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन इसमें देखें तो रेस्पायरेटरी सेंटर जो है वह मेडुला ओब्लांगेटा में एंड पोन्स में ब्रेन में स्थित होते हैं। द रेस्पायरेटरी सेंटर्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स में इन रेस्पायरेटरी सेंटर्स को डिवाइड किया गया है, जिसमें से 2 ग्रुप हैं जो है मेडुला ओब्लांगेटा में एंड 2 ग्रुप्स जो है वो पोन्स में पाए जाते हैं। मेडुला के जो 2 ग्रुप्स हैं उनको डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप में डिवाइड किया गया है। डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप को इंस्पायरेटरी सेंटर भी कहा जाता है, जबकि वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप को एक्सपायरेटरी सेंटर कहा जाता है। इसके अलावा जो बाकी के 2 ग्रुप्स हैं जो कि पोन्स में स्थित होते हैं उनको न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एनिस्टिक सेंटर कहा जाता है। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं ब्रेन में, यहाँ पे ये जो पोन्स है यहाँ पर ये 2 सेंटर न्यूमोटॉक्सिक एरिया एंड एनिस्टिक एरिया यहाँ पे पाए जाते हैं। रेस्पायरेशन को कंट्रोल करने के लिए रेस्पायरेटरी सेंटर कहलाते हैं ये। इसके अलावा ये जो मेडुला ओब्लांगेटा का जो भाग है इसमें 2 सेंटर पाए जाते हैं, एक तो इंस्पायरेटरी एरिया एंड एक्सपायरेटरी एरिया। तो यहाँ से जो है ये रेस्पायरेशन को, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म को एंड रेस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं। सेकंड है केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन को केमिकली भी रेगुलेट किया जाता है बॉडी में। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट केमिकल फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेस्पायरेशन। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो जो है ब्रीथिंग की रेट भी बढ़ जाती है, अर्थात श्वसन तेज गति से संपन्न होता है। एंड सेकंड इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और पीएच। जब कभी भी ब्लड में हाइड्रोजन आयंस की संख्या बढ़ जाती है अथवा इसकी पीएच कम हो जाती है तो सिग्नल्स के द्वारा ब्रीथिंग रेट जो है वह हाई कर दी जाती है। एंड थर्ड इज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वह अगर डिक्रीज होती है, कम होती है, तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से केमिकली 3 फैक्टर हैं जो कि रेस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में। ओके, नाउ थैंक्स।